नमस्कार, जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो इंडिया 360। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। 3 दिनों के दौरे पर आज रात अमेरिका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दौरे पर जी बिजनेस की स्पेशल कवरेज। जानिए मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा का 360 डिग्री एनालिसिस। अमेरिकी अखबार का पीएम मोदी से इंटरव्यू। अमेरिका से संबंधों को बताया अभूतपूर्व। कहा, हम तटस्थ नहीं, भारत का आ गया है समय, हम शांति के साथ। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन की पीएम मोदी को चिट्ठी। आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग। मनोज मुंतशिर ने वीडियो पोस्ट कर रखी अपनी बात। जी मीडिया से बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। आखिरी चरण में यूसीसी का ड्राफ्ट। संविधान के तहत ला रहे कानून। उद्धव ठाकरे का बयान, हम यूसीसी का करते हैं समर्थन, लेकिन इससे हिंदुओं और मुसलमान दोनों को होगी परेशानी। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका। बंगाल पंचायत चुनाव में तैनात होंगे केंद्रीय बल। कोर्ट ने कहा, हिंसा के माहौल में नहीं हो सकते चुनाव। देश भर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। पुरी में 16 पहिए के रथ पर सवार हुए भगवान। दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। बाजार में निचले स्तरों से शानदार सुधार। निफ्टी 60 तो सेंसेक्स 160 अंकों की बढ़त के साथ बंद। बैंक, ऑटो, आईटी और मेटल शेयरों से मिला सहारा। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी ने आईआईटी बॉम्बे को दिया 315 करोड़ रुपए का दान। 50 साल पहले नीलेकणी ने आईआईटी बॉम्बे से की थी इंजीनियरिंग। शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। और आज की कवर स्टोरी, अमेरिका में मोदी मंत्र। तो बस कुछ देर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सरजमी पर कदम रखेंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे के बाद पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी ने विशेष विमान से अमेरिका के लिए उड़ान आज सुबह भरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर मोदी वहां जा रहे हैं और इस विजिट पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस दौरे में बड़ी डील्स होने वाली हैं, बड़ी मुलाकातें होने वाली हैं, बड़े संदेश दिए जाने हैं और दुनिया के आर्थिक फलक पर उभरते मजबूत भारत की झलक दुनिया को दिखाई जानी है। पीएम मोदी अमेरिका 3 बड़े लक्ष्यों के साथ पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे पहला है भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना। अगले कुछ दिनों में बिजनेस, टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़े ऐलान मुमकिन है। दूसरा बड़ा लक्ष्य चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका के गठबंधन को मजबूती देना है। और तीसरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, यानी कि नए हालातों में, नए भू राजनीतिक स्थितियों में दुनिया के मंच पर भारत की आवाज को बुलंद रखना है। इन दिनों अमेरिका से लगातार खबरें भी आ रही हैं। उसमें बताया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन पीएम मोदी के स्वागत के लिए किस तरह की शानदार तैयारियां कर रहा है। व्हाइट हाउस में शाही डिनर का आयोजन है। हजारों लोगों को निमंत्रण दिया गया है। अमेरिका की संसद को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और ये सब देखकर आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर अमेरिका पीएम मोदी को रेड कार्पेट वेलकम क्यों दे रहा है। क्या मोदी बाइडेन मिलकर ड्रोन और जेट इंजन से भी बड़ी डील करने वाले हैं। यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका और उसके मित्र देशों के पास मौजूद हथियारों की संख्या कम हुई है और इतनी तेजी से नए हथियार बन नहीं पा रहे। अमेरिका को अगले 5 से 7 सालों में चीन के साथ संघर्ष की आशंका को देखते हुए भी हथियारों की भरोसेमंद सप्लाई की जरूरत है। भरोसेमंद दोस्त की आवश्यकता है। पिछले 30 वर्षों में अमेरिका में वेपन प्रोडक्शन में लगातार कमी आई है। तो क्या अमेरिका, भारत मिलकर अमेरिका और नाटो देशों के लिए एक भरोसेमंद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूप में भारत को देख सकते हैं। पिछले कुछ वक्त से कई अमेरिकी कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत आ रही हैं।
तो आने वाले वक्त में क्या डिफेंस प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसा ही होने वाला है? अब तक यही बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच फाइटर ड्रोन की डील होगी, साथ ही जेट इंजन बनाने की तकनीक भी मिलेगी। पर अब ऐसा लग रहा है मानो बड़ा फोकस डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर ही रहेगा। कुल मिलाकर वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संबंधों का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि पीएम मोदी की इस यात्रा में भारत को अमेरिका की हाईटेक टेक्नोलॉजी की पहुंच मिलेगी। इनमें से कई तो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसे अमेरिका अपने करीबी दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करता है। यानी दोस्ती साझेदारी के बाद अब दोनों देशों के संबंध पार्टनर वाले लेवल तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय में अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर के पार हो चुका है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है और अमेरिका हर मंच से भारत की इंपॉर्टेंस पर बात करता है, खुलकर बात करता है, भारत की शान में कसीदे पढ़ता है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये पूरा ओवरऑल इस पूरी यात्रा को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, क्या कुछ उम्मीद की जाए, क्या ये भारत अमेरिका रिश्तों का नया टर्निंग पॉइंट है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, जो जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर रह चुके हैं और फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका त्वरित विश्लेषण आपका त्वरित विश्लेषण सर, ये यात्रा किन मायनों में खास होने जा रही है सर? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये भारत की उभरती हुई जो छवि है उसको मान्यता इसमें नजर आती है। एक तरह से जिस तरह से अमेरिका के नेतृत्व का, वहाँ की अफसरशाही का, भारतीय मूल के लोगों का वहाँ जो उत्साह है इस यात्रा को लेकर है, और उसके साथ साथ पूरे विश्व में जो इस पर नजर टिकी हुई है, उससे लगता है कि ये एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है भारत का अमेरिका के साथ संबंधों का। दो स्तर पर इसको देख सकते हैं। एक तो जब आप देखते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व की जो गर्मजोशी है, जो दोस्ती है, उसका एक तरह से जो प्रदर्शन होता है, एक दिन में जितना समय राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिताने वाले हैं, शायद किसी दूसरे नेता के साथ इस तरह से उन्होंने समय बिताया हो। तो ये जो गर्मजोशी है, तालमेल है परस्पर नेताओं का, उसका प्रभाव पूरे विश्व में इमीडिएटली चला जाता है। उसके साथ साथ वो गर्मजोशी का नतीजा होगा कि बहुत सी संधियों पर हस्ताक्षर होंगे और भविष्य में क्या होगा उस पर भी समझ साझा होगी दोनों नेताओं में। उसका असर आने वाले वर्षों में, दशकों में नजर आएगा आने वाले समय में। अब बात यह है कि भारत के प्रति इतना आकर्षण अमेरिका का क्यों है? आज भारत G20 जो सबसे बड़ी 19 और यूरोपियन यूनियन 20 आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई वृद्धि दर वाला आर्थिक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए आप देखें कि हाल ही में एक हवाई जहाज कंपनी 500 हवाई जहाज खरीदने का ऑर्डर देती है और ठीक उसी से पहले एक दूसरी हवाई जहाज कंपनी ने 400 हवाई जहाज खरीदने का ऑर्डर दिया था। तो भारत की ये जो मंशा के साथ साथ हैसियत जो है आज, कि वो बहुत बड़ी आयात कर सकता है, बहुत बड़ी मार्केट है निवेश के लिए। तो सबसे पहले तो ये आर्थिक वजह से आकर्षण है भारत का पूरे विश्व में और अमेरिका के लिए। उसके साथ साथ चीन जो सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए, और अमेरिका बार बार कह चुका है, दस्तावेजों में लिख चुका है कि चीन के पास ना केवल आज इच्छा है कि अमेरिका के नेतृत्व को हिंद प्रशांत क्षेत्र से हटाकर अपना नेतृत्व बनाए, वो मानते हैं कि आज चीन के पास ये कर जाने की हैसियत भी है। और चीन से मुकाबले में खड़े होने में अमेरिका को लगता है कि भारत बहुत बड़ा उसका एक तरह से दोस्त या हिस्सेदार हो सकता है। तो ये उनकी मंशा है, ये भारत की मंशा है, ये जरूरी नहीं। तो ये उनको लगता है कि भारत के उनके साथ जुड़ने से उनको शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नेतृत्व बनाए रखने में फायदा होगा। और उसके साथ साथ भारत देखो रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयात करता है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का निर्यात करता है। आज दुनिया के 17 जो सबसे बड़े आयात करने वाले हैं रक्षा उपकरण के देश, उनमें से 13 देश ऐसे हैं जिनका अमेरिका पहले से ही सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है। भारत उस सूची में अभी तक नहीं था क्योंकि
रूस के साथ बहुत अलग तरह के रिश्ते मैं थे मैं मैं भारत के। मैं बिल्कुल सर यहीं पर मैं यहीं पर इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। ये रशिया और अमेरिका से जो हमारे डिफेंस कहा जाता है कि जो डिफेंस हमारी पार्टनरशिप है वो एक महत्वपूर्ण ड्राइवर होगा इस यात्रा में बातचीत का। और अभी की स्थिति यह है कि इंडिया के आर्सेनल में 85% रशियन हथियारों का पूरा हिस्सेदारी है। अमेरिका से अभी उतनी ज्यादा है नहीं, आर्मी में तो मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है इक्विपमेंट जो हम अमेरिका से ले रहे हैं। थोड़ा बहुत 3-4% शायद इंडियन नेवी और एयरफोर्स के पास है। लेकिन क्या अमेरिका ये चाहेगा कि मिलिट्री इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया उसको स्लो डाउन किया जाए या खत्म करने की कोशिश हो? इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो आप क्यूमुलेटिव तरीके में देखें कि जितना भी असला या वेपन्स या वेपन सिस्टम्स भारत की सेनाओं के पास हैं वो कुल मिलाकर कहां से आए हैं, तो वो अलग से एक आपको तस्वीर नजर आएगी। पर यदि आप देखते हैं कि पिछले 20 वर्षों में या हाल ही में क्या रुख है भारत की आयात करने का, तो पिछले 20 वर्षों में जो रूस है, जो भारत का सबसे बड़ा दोस्त रहा है, रक्षा उपकरणों का स्रोत रहा है, उसके यहां से आयात में 69% से कम होकर 47% रह गया है अभी। तो पहले से ही रूस से आयात में कमी हुई है। वो इसलिए क्योंकि भारत ने कोशिश की है कि केवल एक ही देश पर निर्भर होना ठीक नहीं है, और दूसरे देशों से, फ्रांस से, अमेरिका से, इजराइल से भी हथियार मुहैया कराने की बात हुई और शुरुआत हुई। और पिछले करीब एक दशक में खासकर आप देखें, अमेरिका की लगातार कोशिश रही है कि भारत अमेरिका से अपने जो रक्षा उपकरण है वो खरीदे और रूस से रक्षा उपकरण कम खरीदे। अब उसमें आखिरी बात यह जुड़ जाती है कि यूक्रेन युद्ध के चलते एक तो जो रूस के हथियारों की जो काबिलियत है, जो कैपेबिलिटी है, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। उसके अलावा वो युद्ध के चलते रूस क्या पूरे दुनिया भर में निर्यात कर पाएगा, या केवल अपना युद्ध लड़ने के लिए वो अपना हथियार का उत्पादन करेगा। तो वो भी एक वजह हो जाती है कि भारत चाहेगा भी तो क्या रूस हथियार मुहैया करा पाएगा जितना भारत चाहता है। अमेरिका चाहता है भारत का रुझान उसकी तरफ होना चाहिए। तो ये सब के चलते मुझे लगता है कि एक पूरा माहौल बन जाता है जिसमें भारत शायद अमेरिका के साथ जो डिफेंस पार्टनरशिप है, हिस्सेदारी है, उसको और ज्यादा सुदृढ़ करेगा। उसमें खास बात यह है कि विश्व ये मानता है आज कि अमेरिका की जो तकनीक है वो शायद ज्यादा आधुनिकीकरण की और यस सर। बढ़ती हुई नजर आती है रूस के लेकिन इसी कंपैरिजन में। टेक्नोलॉजी पर, यस सर, इसी टेक्नोलॉजी पर मेरा सवाल होगा थोड़ा सा। मैं डिफेंस में थोड़ा सा आपसे ज्यादा समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सारी दुनिया की और भारत की भी नजर डिफेंस डील्स पर है। रशिया हमारा एक स्वाभाविक मित्र, हमारा पुराना मित्र इसलिए भी रहा क्योंकि दिल खोलकर रशिया ने 1960 में जब हमें मिग 21 जेट्स की शुरुआत करी, तब से लेकर अब तक दिल खोल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी हामी भरी है। पूरी दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी उसने शुरू कर दी थी ओपन हार्टेडली 1980 के दशक में। और इंडिया का न्यूक्लियर सबमरीन, इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन को खुलेआम समर्थन दिया था। अमेरिका तकनीक देने में न सिर्फ हिचकिचाता है बल्कि उसके बहुत सख्त नियम भी हैं, अपने बहुत खास पार्टनर्स के साथ भी वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। तो ये जो बात कही जा रही है कि इस बार अमेरिका शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हामी भरेगा, उसके कुछ वाजिब कारण नजर आ रहे हैं आपको सर? देखिए, ये जो तकनीक का हस्तांतरण है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो हम बात करते हैं, वो लगातार एक बहस का मुद्दा बना रहता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ भी था या लाइसेंस प्रोडक्शन में केवल वो जो हिस्से हैं अलग अलग उपकरणों के, उनको केवल असेंबली लाइन पर जोड़ने की बात तक वो सीमित था। हाँ, कुछ हद तक कुछ इनिशिएटिव कह सकते हैं, जैसे ब्रह्मोस का एक एग्जांपल है, जिसमें शुरू से ही उनकी जो डेवलपमेंट हुआ, जो ब्लूप्रिंट से जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, वहां से एक बराबर की हिस्सेदारी भारत की और रूस की रही। तो कह सकते हैं कि ये भारत और रूस में भी जो जिसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहेंगे, मतलब आप जब ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि तकनीक क्या होगी, कैसे बनेगी, और उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसमें भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ना केवल वो एक तरह से आपको हिस्से सब दे दिए, पार्ट्स एंड पीसेस, और आपने असेंबली लाइन पे उसको असेंबल किया। तो लाइसेंस प्रोडक्शन काफी हद तक उस तरह का रहा। आपने ठीक कहा कि अमेरिका बहुत ही ध्यान रखता है और संकोच रखता है कि वो किस तरह का तकनीकी हस्तांतरण करेगा या नहीं करेगा। तो ये कह सकते हैं कि
जो भारत के साथ जितना देखने में रुझान बढ़ा है, नजदीकियां बढ़ी हैं, दोस्ती बढ़ी है, जी। जमीन पर शायद उतना अभी तक तकनीक का हस्तांतरण नहीं नहीं हो पाया है। उसकी वजह साफ है कि आपस में जो विश्वास है, जो तालमेल है दो देशों का, उसमें समय लगता है, और एक बार वो तालमेल और विश्वास बन जाएगा तो फिर तकनीक शायद उसका हस्तांतरण होना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना थोड़ा आसान हो जाएगा। पर उसमें एक इनिशियल स्टेज होती है जिसमें कुछ समय लगता है। और मुझे ये लगता है कि इस यात्रा में ऐसी खबरें हैं कि केवल लाइसेंस प्रोडक्शन नहीं, पर अब शायद भारत ज्वाइंट प्रोडक्शन में, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और भी बढ़ने की कोशिश करेगा अमेरिका के साथ। और भारत इतनी बड़ी मार्केट है इवन रक्षा उपकरणों के लिए, उसके अलावा आर्थिक और कई सेक्टर्स हैं जिसमें निवेश हो सकता है। पर आर्थिक क्षेत्र में और केवल रक्षा के क्षेत्र में आप ध्यान दें तो भी अमेरिका को नजर आता है कि भारत बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए। जी। और भारत के लिए अपनी सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है कि आधुनिक जो तकनीक है वो भारत को मुहैया होनी चाहिए। और उसके अलावा छोटी सी बात मैं इसमें जमा करना चाहूंगा, जी। अमेरिका से जब दोस्ती होती है तो वो एक तरह से पैकेज डील होती है। जो 2 या 3 दर्जन दोस्त अमेरिका के हैं वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साख और छवि है उसमें जो बदलाव आता है, मुझे लगता है उसमें ये गर्मजोशी जो यात्रा में नजर आने वाली है उसका सीधा असर मुझे लगता है कि नजर आएगा। जी। जो साझा होगी समझ, जो संधियां बनेंगी, उनका असर आने वाले वर्षों में नजर आएगा। एक मेरा आखिरी सवाल सर रहेगा, ओवरऑल बाइडेन साहब के पास कुछ अपने दबाव भी होंगे स्वाभाविक रूप से, लेकिन जिस तरह से वो पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे वो इस यात्रा में भारी भरकम तैयारियां हो, अभूतपूर्व कार्यक्रम की रूपरेखा हो, समय अवधि आपने जो बताया जो तय की गई है बाइडेन साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो अभूतपूर्व है। इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखा स्पेशल अटेंशन देते हैं बाइडेन साहब, ऑटोग्राफ तक की बात करते हैं, पर्सनल फैन होने की बात करते हैं। बाइडेन साहब के मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है मोदी साहब के लिए या भारत के लिए? क्या सिर्फ मार्केट ही है या कुछ और भी है? चाइना भी दिमाग में है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी दिमाग में है, क्या चल रहा होगा? अमेरिका को विश्व में अपना नेतृत्व बनाए रखना ये उनका सबसे बड़ी एक तरह से उद्देश्य है, और उनकी कोशिश है कि वो विश्व स्तर पर अपना नेतृत्व बनाए रखें। और जाहिर है कि जो उभरती हुई महाशक्तियां हैं उनको उनको अपने साथ लेके चलना होगा। और बड़ी जो दूसरी शक्तियां हैं, पश्चिमी देश जितने भी हैं, या कुछ एशिया में भी जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, वो पहले से ही अमेरिका के साथ अलायंस पार्टनर में है। उभरती हुई शक्ति चीन है, पर वो उनको लगता नहीं कि दोस्त, उनको एडवर्सरी लगता है, चैलेंज लगता है, चुनौती लगता है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है जो अभी तक अलायंस पार्टनर नहीं है, और अमेरिका की कोशिश होगी कि वो अलायंस पार्टनर बनाना चाहेगा। हालांकि भारत ने साफ कहा बार बार कि हम किसी भी एक खेमे में जमा होने की सोच नहीं रखते हैं, और पिछलग्गू तो नहीं बनेंगे। हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हैं आज, 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, और तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था होने जा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा हम एक तरह से डिफेंस बजट भारत का होता है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो हम जो है अपने राष्ट्र हितों को लेकर बढ़ने के लिए पूरे सक्षम है कि केवल अपने तरीके से चलें, बजाय कि किसी एक खेमे में या दूसरे खेमे में हम शामिल हों। पर अमेरिका की तरफ से ये लगातार कोशिश बनी रहती है कि भारत को जितना अपने नजदीक कर पाए, वो चाहे चीन से चुनौती को लेकर हो, या उनको आर्थिक अपना वृद्धि दर बनाए रखने को लेकर हो, विश्व में नेतृत्व बनाए रखना हो, कोई भी वजह हो सकती है उसके पीछे। पर उनको लगता है कि भारत को इस तरह से एंगेज करना जरूरी है। और एक छोटी सी बात इसमें यह जमा करना जरूरी होगा, क्योंकि मैं अध्यापक हूं, विश्व में पिछले 20 या 25 सालों में जो डिप्लोमेसी है वो शिखर वार्ताओं की डिप्लोमेसी हो गई है। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री पिछले 9 वर्षों में 6 बार अमेरिका जा चुके हैं, और दर्जनों बार राष्ट्रपति बाइडेन या अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों से जो बहुराष्ट्रीय, जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं, उसमें लगातार उनकी मुलाकात होती रहती है। तो इसी के चलते, और खासकर प्रधानमंत्री का जो अपना एक तरीका है पर्सनलाइज्ड दोस्ती बनाने का, अपने व्यक्तिगत तौर पर जो तालमेल बनाते हैं विश्व के नेताओं के साथ, वो सब इस नजरिए से आप देखें कि शिखर वार्ताएं होती हैं, बड़े नेताओं का तालमेल बनता है। ये भी एक कारण है मुझे लगता है कि जी। राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं वो इस तरह से इतना समय भारत के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं।
हाँ, राष्ट्रहित हो सकते हैं, पर उसमें लगता है उनका व्यक्तिगत जो अपना गर्मजोशी तालमेल जो बन चुका है दो नेताओं का, वो भी उसमें कुछ हद तक मुझे लगता है कि योगदान करता है। बिल्कुल, और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होस्ट करते हैं अपने मेहमानों को, शायद उसी अंदाज में रेसिप्रोकेट भी करना चाहें। तो इसीलिए जिस दर्जे की होस्टिंग और जिस दर्जे का पूरा कार्यक्रम और स्वागत की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में करते हैं अपने मेहमानों के लिए, संभवतः वैसी ही या उससे बेहतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की जो द्विपक्षीय संबंधों की कहानियां हैं, डील्स की कहानियां हैं, और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की जो अमेरिकन क्राइसिस के दौर से जो गुजर रहा है, उसमें संभवतः उसको एक मजबूती देने के लिए इस पूरी यात्रा को देखा जाएगा। पल पल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। विश्लेषण हमने पहले भी किया और उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है इसका विश्लेषण भी हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिंह, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थी हमारी कवर स्टोरी। और अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र भी जाएंगे। खबर है कि इस यात्रा के दौरान वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिस्र से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं। कंपनी को मिस्र से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिल सकता है और ये ऑर्डर करीब 84 करोड़ डॉलर का हो सकता है। खबर की डिटेल्स के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी अनुवेश रथ जुड़ रहे हैं। अनुवेश, बताइए ये कितनी बड़ी डील साबित हो सकती है? जी, एचएएल के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री यूएसए के दौरे पे हैं और वहां पे अगर आप देखें तो जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल का एक टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर का एक बड़ा जो सेगमेंट है वो डील साइन होने जा रहा है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। और उसके बाद जैसे कि वो मिस्र जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, वहां पे लगभग 20 एयरक्राफ्ट एलसीए मार्क 1 वो मिस्र को दिया जा सकता है। और इससे पहले जब मिस्र के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो जब हिंदुस्तान आए थे 26 जनवरी के वक्त पे, उन्होंने एक इंटरेस्ट दिखाया था, एक रुचि दिखाई थी इन एचएएल के इन एयरक्राफ्ट के लिए। और अगर आगे देखा जाए तो उस वक्त उनको एक 70 एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट थी वो उनको पेश की गई थी कि आप ये 70 एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं हमसे। लेकिन अभी जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर ये निकल के आ रही है कि 20 एयरक्राफ्ट मिस्र खरीद सकता है, जिसकी लागत लगभग 840 मिलियन यूएस डॉलर्स के लगभग मानी जा रही है। और अगर हमारे सूत्रों का माना जाए तो अभी प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है उसके दौरान एचएएल को ये ऑर्डर मिल सकता है जिसमें 20 एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अन्वेष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और उसके बाद इजिप्ट यानी कि मिस्र के दौरे से ठीक पहले ये बड़ी खबर। और आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस बार की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से पूरे विश्व को योग का संदेश देने जा रहे हैं। आज के शहरी जीवन में जब हवा पानी कुछ भी शुद्ध नहीं रह गया है, ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने में योग की महत्ता बढ़ जाती है। ये कसरत करने की ऐसी प्रक्रिया है, आप सिंपल भाषा में अगर समझें, जो शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखती है। हालांकि योग के बारे में कहा जाता है कि ये बाह्य और आंतरिक जो आपकी अवस्था है शरीर की, उन दोनों में ही आपको निरोगी रखने का एक सबसे बड़ा जरिया है। कहीं भी कभी भी कोई भी योग कर सकता है, मगर इसे लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। मसलन इसे सुबह करना चाहिए, इससे कैलोरी बर्न नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेच करने का जरिया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये घरेलू महिलाओं के लिए ही सही है। कुछ तो कहते हैं कि बड़ी उम्र में इसे करने से शरीर की नसें हड्डियां हिल सकती हैं। आज हम योग के महत्व और इससे जुड़ी हुई भ्रांतियों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जानी मानी योग गुरु लवली सिंह हैं। लवली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक जो सबसे ज्यादा जो इसको लेकर भ्रांति है, कोई भी कहता है योग शुरू करो, अरे मैं कैसे शुरू कर दूं, मैं तो फ्लेक्सिबल ही नहीं हूं, मेरा शरीर तो लचीला ही नहीं है। तो क्या योग के लिए शरीर का लचीला होना आवश्यक है? जी दीपक जी, आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी
कि मुझे भी अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है कि मैं लचीली नहीं हूँ, तो मैं कैसे योग कर सकती हूँ। पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं और आपकी बॉडी में वो लचक नहीं है, तो योग आपके लिए ही बना है और आपकी मदद के लिए ही बना है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझेंगे कि जब आपकी बॉडी लचीली नहीं होती है, तो उससे मसल्स पे कितना फ़र्क पड़ता है, आपकी नसें अकड़ सकती हैं, धीरे धीरे आपका जो बोन है, आपका स्ट्रक्चर है, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, उसमें स्टिफनेस आ सकती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपके जो और डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके हेल्थ में काफ़ी कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी शुरू करें, आप बस इतना ध्यान दें कि आप कितना कर पा रहे हैं, और हर रोज आपको धीरे 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 थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। और आप देखेंगे कि लगातार अभ्यास से आप ऑटोमेटिकली लचीले हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है और आप किसी भी चीज़ को जब लगातार करते हैं, तो वो आपके मसल मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आप फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा कि जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीले नहीं है, उन्हीं के लिए तो योग बना है। एक बार जब आप लचीले हो जाएंगे, उसके बाद तो आप योग में और परिष्कृत हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने का सबसे बड़ा कारण आपके लिए हो सकता है यदि आपके शरीर में लचीलापन नहीं है। ये भ्रांति दूर हुई। दूसरी एक भ्रांति है लवली जी कि सिर्फ सुबह सुबह ही योग करना चाहिए, शाम को ना करें, रात को ना करें, दोपहर में ना करें। सबसे ज़्यादा फायदे या तो सुबह को मिलते हैं, और या तो इस तरह की भ्रांतियां भी हैं कि अगर आप सुबह के बाद करोगे तो उल्टा नुकसान भी हो जाएगा। मैं कहना चाहूँगी सुबह के टाइम करना ये अच्छी बात है, और अगर आप सुबह टाइम निकाल सकें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस चीज़ से करते हैं, तो आपकी बॉडी तो क्लीन होती है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, और आपके थॉट्स भी रिफ्रेश होते हैं। तो आपका पूरा दिन जो है वो प्रोडक्टिव होगा। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आपका दिन प्रोडक्टिव होगा और आप क्वालिटी टाइम दे पाएंगे अपने आप में, और सब कुछ जो है आप देखेंगे सब कुछ बैलेंस रहेगा। पर अगर आपको सुबह का वक्त नहीं मिलता है, कभी कभी आपको लेट नाइट करना पड़ सकता है, या कुछ भी वजह हो सकती है, तो आप इस चीज़ को एक्सक्यूज़ ना बनाएं इसको स्किप करने का। तो अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं, बस आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे अपने खाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आप दोपहर के खाने के 2-3 घंटे बाद कर सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट के 2-3 घंटे बाद कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस अपने मील का ध्यान देना है। और आप सोने से पहले कर सकते हैं, ये भी आपके नींद में आपको मदद करता है। आपकी बॉडी का जो पूरा दिन भर का स्ट्रेस है वो रिलीज होता है। कुछ हाउसवाइफ्स हैं जिनको टाइम ही दोपहर में मिलता है, जब वो अपने बच्चों को स्कूल भेज चुकी होती है और उनका घर का सब कुछ हो चुका होता है, ये उनके लिए उनका टाइम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान दे। तो उनके लिए ये दोपहर का टाइम उनको बहुत सूट करता है। तो जिसके लिए जो भी टाइम सुटेबल है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर करें। सुबह टाइम मिलता है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं, पर इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल। और इनफैक्ट हम जी बिजनेस पर अलग अलग एक्सपर्ट से बात भी कर रहे हैं। इनफैक्ट हमको तो ये भी बताया गया कि आप ऑफिस में कर सकते हैं, व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। तो सिर्फ सुबह तक सीमित नहीं है योग का, आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। सही जानकारी अवश्य रखें, और सुबह ही योग करना चाहिए, ये एक भ्रांति है। सच्चाई यही है कि आप कभी भी कर सकते हैं, उसके बारे में सही जानकारी रखने के बाद। एक और बड़ी भ्रांति है कि योग करना बहुत महंगा होता है। योग करने के लिए आपको योगा ट्रेनर हायर करना पड़ेगा, योगा स्टूडियोज ज्वाइन करने पड़ेंगे, फिर मैट्स लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों के मन को ये भी लगता है कि बहुत महंगा सौदा है योग। ऐसा है क्या? नहीं जी, दीपक जी, सुन के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कहते हुए। ये हमारे कल्चर में है और हम कई सालों से ये करते हुए आ रहे हैं। तो इस पे बस आपको
थोड़ी सी एक मैट की ज़रूरत है, ना करें आप चेयर पे करें, और थोड़ा सा अपने बॉडी के बारे में समझ ये ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या आपकी बॉडी के लिए जो भी थोड़े मोड़े रेस्ट्रिक्शन है, बस उसके अवेयरनेस के साथ आप बिल्कुल ब्रीदिंग के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आप छोटे मोटे स्ट्रेचेस से शुरुआत कर सकते हैं, ये बिल्कुल महंगा नहीं है और आप कहीं भी कर सकते हैं। टीवी देख रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं जैसे दीपक जी ने बताया, और आप जैसे सो रहे हैं, लेटे लेटे आपको पूरा दिन वक्त नहीं मिला है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप लेटे लेटे बैठ कर सकते हैं, बैठे बैठे ट्विस्ट कर सकते हैं। बस आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका पेट जो है वो लाइट हो, और आप थोड़ा सा अगर कुछ आपकी बॉडी में रेस्ट्रिक्शन है उसका ध्यान दें, जॉइंट्स के मूवमेंट पे ध्यान दें, और शोल्डर्स को, बैक को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहे। और आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। काफ़ी सारी ब्रीदिंग है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जैसे आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप कपालभाति कर सकते हैं, आप बैठे बैठे, ये सब बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मैट नहीं है, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप बेड पे कर सकते हैं। ये बस छोटे छोटे, आप मेजर जॉइंट्स जो हैं, आपके हिप जॉइंट ओपन होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आपकी स्पाइन ओपन होती रहनी चाहिए और शोल्डर्स ओपन होने चाहिए। अगर आप इन 3 जॉइंट्स का भी अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बॉडी में आपका सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके नेगेटिव थॉट्स, आप अच्छा फील करेंगे, आपको भूख लगेगी, आपको नींद आएगी और आप खुश रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि बिगिनर्स के लिए आप कुछ आसन भी बताएं जो आसान है, और साथ ही साथ में हमारी बातचीत भी रहेगी। और एक भ्रम भी दूर कर दीजिए कुछ आसनों को बताते हुए। और ये भ्रम है, आजकल कैलोरी कल्चर बड़ा चल गया है। अब लोग इसे बोलते हैं साहब ये कोई एक्सरसाइज थोड़ी ना है, ये तो बस आध्यात्म है, आपने आंखें बंद करी और योग में ध्यान लगाया, बस वही है। कैलोरीज तो इसमें बर्न होती नहीं है, तो फिर ये आपका ना वेट लॉस करेगा, ना आपके शरीर को कुछ ऐसा स्वस्थ रूप से ढालेगा। तो एक्सरसाइज नहीं, महज आध्यात्म है, कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। ये भ्रांति है या सत्य? मैं ये कहूँगी कि ये पूरी तरह भ्रांति है, क्योंकि योग में हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। आप आयंगर योगा है, आप hatha योगा जो देखें, जो हमारा क्लासिकल फॉर्म है योगा का, ये बहुत टायरिंग होता है और आप एक एक मसल पे वर्क करते हैं। आप अपने क्वाड्रिसेप्स पे वर्क करते हैं, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन को लॉजिक चाहिए हर चीज़ के पीछे, जो बहुत अच्छी बात है। जब आप लॉजिकली किस चीज़ को समझते हैं तो आप ये समझ पाते हैं। तो ये कनेक्शन जो है वो ज़रूरी है। अगर आप अपने मसल्स पे वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड शांत हो जाता है। और जब भी आप मसल पे, जब भी आप हठ योगा करते हैं तो आप किसी भी पोस्चर को लंबा होल्ड करते हैं। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप एक पोस्चर में कई सारे बॉडी पार्ट्स को कवर करते हैं, तो आप एक साथ ना कि सिर्फ कैलोरी बर्न कर रहे हैं, जबकि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं, आप ब्रीथ कर रहे हैं, आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वर्क करते हैं, आप अपने इम्यून पे वर्क करते हैं। और इसके साथ साथ ये करने में जो सुकून है और जो पीस ऑफ माइंड है, ये इसका कॉम्बिनेशन योग के अलावा और किसी भी चीज़ में नहीं है। और इसकी शुरुआत ज़रूर थोड़ी स्लो करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें धीरे धीरे बॉडी को समझने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे, जैसे आजकल यंग जनरेशन है उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, आप इसको काफ़ी एग्रेसिव भी बना सकते हैं। जैसे पावर योगा होता है, आप उसको एग्रेसिव बना सकते हैं। आप इसमें कई सारे पोस्चर्स कर सकते हैं जो कि आपके स्टमक कोर पे वर्क करता है, आपके ट्राइसेप्स पे वर्क करता है, आपकी स्पाइन के मसल्स पे वर्क करता है। तो ये काफ़ी चीज़ें जब आप करेंगे तो आप देखेंगे एक ही घंटे में आप काफ़ी कैलोरी बर्न करेंगे, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, खाने कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा और आप खुश रहेंगे और आप दोबारा इसको ज़रूर करना चाहेंगे। बस एक बार ज़रूरत है ट्राई करने की। बिल्कुल, तो शुरुआत कीजिए,
इसमें जी। इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन सिर्फ ज्ञान का, जागरूकता का इन्वेस्टमेंट चाहिए। पैसे का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप बैठिए, योगा शुरू कर दीजिए, फर्श पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, पार्क में बैठिए, बस आपको योग शुरू कर देना है। तो ये इस तरह की भ्रांतियों को हम दूर कर रहे हैं। एक तो जो पुरानी भ्रांति है, कई लोग इसको योग को धर्म से जोड़ते हैं, उस पर तो मैं ही अधिकार पूर्वक इतना कह सकता हूँ कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ ये मसला नहीं है। किस धर्म में कहा है कि आप स्वस्थ मत रहिए, किस धर्म में कहा है कि आप शरीर को फ्लेक्सिबल मत रखिए, मांसपेशियों को मजबूती मत दीजिए, आंतरिक रूप से शांत होने की कोशिश मत कीजिए, किसी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है। तो इसलिए इसको धर्म से जोड़ना गलत है, ये भ्रांति है। मुझे लगता है इस पर काफ़ी काम हो भी चुका है। एक जो भ्रांति है लवली जी, वो ये कि ये तो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है, ये तो जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं या अधेड़ हो जाते हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो कई बार रिस्क लेके भी आ जाता है योग। ऐसा है क्या लवली जी? जी, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है। आपको हमें योग, जैसा आपने बोला, ज्ञान की ज़रूरत है। अगर आप जिम में जाते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने स्पोर्ट्स वेयर खरीदा और आप सीधा जिम में जा सकते हैं और आपको ट्रेनर सीधा बोल सकते हैं आप ये यूज़ कीजिए, वो की यूज़ कीजिए। पर योग करने से पहले ज्ञान की ज़रूरत है, इसको समझना ज़रूरी है कि ये फिज़िकल बॉडी से नहीं, काफ़ी आपके इमोशनल थॉट से जुड़ा हुआ है, आपके खुशी से जुड़ा हुआ है, आपके सोशल रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, आपकी फैमिली से जुड़ा हल्के हुआ है। आसन भी तो है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्लिष्ट आसन ही करने हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए बड़े सिंपल से आसन भी है। जी, सूक्ष्म, जी बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे मैं करके दिखा देती हूँ, आप देखेंगे कितना इजी है। और ये धीरे धीरे, जैसे ये घुटनों को ओपन करना, बड़े बुजुर्गों में ज्यादातर घुटनों की दिक्कत होती है, जिसमें ये सिंपल चीजें बिल्कुल सांस लेके सांस छोड़ के आराम से किए जा सकते हैं। पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करना, ये सब कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जो किसी भी उम्र में, और आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन हो, किसी भी उम्र में हो, अगर आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप बैठ के कर सकते हैं। बैठने में अगर तकलीफ होती है, आप लेट के कर सकते हैं। और अगर आपको कभी टाइम नहीं मिलता है, आप बैठ के कर सकते हैं, सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। सपोज मैंने ये नहीं कर सकती हूँ, आप ये कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं। आप ये भी नहीं कर सकते हैं, आप यूं कर सकते हैं, आप यूं कर सकते हैं। जब आप करके देखेंगे, हर लेवल के वेरिएशंस हैं और बहुत सूक्ष्म व्यायाम है जो कि आपके जॉइंट्स को, छोटे छोटे जॉइंट्स को, एंकल को, नीज को, रिस्ट को, शोल्डर को धीरे धीरे ओपन करते हैं। तो आप और यंग रहेंगे और आपकी उम्र और बढ़ेगी। बिल्कुल, आप यंग रहेंगे, उम्र बढ़ेगी। किसी भी उम्र का व्यक्ति योग कर सकता है, लेकिन जैसा लवली जी ने भी बताया, थोड़ी जानकारी अवश्य रखें। और जो सूक्ष्म और बुनियादी जो आसन होते हैं, जो प्राणायाम होते हैं, उन्हें तो आप शुरुआत के रूप में कर सकते हैं। हाँ, हर विधि, हर विधा और हर एक नॉलेज का एक परिष्कृत रूप भी होता है, जिसको एडवांस वर्जन बोलते हैं। तो वहाँ पर अगर आप एडवांस वर्जन में जाना चाहते हैं, प्रो होना चाहते हैं, जो आज की भाषा में कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से वहाँ पर आपको किसी दीक्षा लिए हुए किसी अच्छे प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होगी। लेकिन बुनियादी रूप से योग करना बहुत आसान है, सहज है, सरल है। इसलिए इन भ्रांतियों को करिए दूर और योग को अपनाइए, निरोगी रहिए, यही हमारी उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया लवली जी, आपने वक्त निकाला, बहुत आसान शब्दों में भ्रांतियों को दूर किया आपने। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बाजार में शानदार कारोबार हुआ। बाजार की शुरुआत धीमी जरूर थी, शुरुआती कारोबार से ही मुनाफा वसूली का दबाव भी बनने लगा, मगर दोपहर बाद बाजार में निचले स्तरों से जबरदस्त खरीदारी हुई। इस शानदार रिकवरी की बदौलत निफ्टी 60 तो सेंसेक्स 160 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुई। बैंक निफ्टी भी 125 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंकों के अलावा आज बाजार को ऑटो, आईटी और मेटल शेयरों से अच्छा सहारा मिला। दिन भर का हाल बताएंगे अरमान।
देखिए आज मार्केट में आपको निचले स्तरों से बढ़िया तेजी आती हुई दिखी और बंद होते होते मार्केट आपको बढ़िया जो है पॉजिटिव मूवमेंट के साथ बंद होते हुए दिखे। वहीं निफ्टी गेनर्स की अगर आप बात करें तो उसमें आपको नाम दिखेंगे टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पे आपको 2% 2.5% के आसपास से कहीं ज्यादा जो है अच्छी खासी तेजी जो है वहां पर आती हुई दिखी। वहीं अगर निफ्टी लूजर्स की बात की जाए तो वहां पे आपको बजाज पेयर्स, बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस ले लीजिए या फिर सन फार्मा, बीपीसीएल देखेंगे जहां पर आपको जो है गिरावट आती हुई दिखी। हालांकि अगर आप जैसे कि मैंने कहा निफ्टी गेनर्स में अगर आप देखें तो 2% से ज्यादा तेजी वाले अच्छे खासे स्टॉक्स जो है वहां पर आते हुए दिखे। कौन से स्टॉक्स रहे स्पेसिफिकली फोकस में? सुब्रोज जो खबर के बाद लगभग 20% का अपर सर्किट वहां पर लगता हुआ दिखा। एचडीएफसी, एएमसी वहां पर भी आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखा। आईएफएल सिक्योरिटीज जहां पर जो खबर है उसके बाद आपको 16% के आसपास का बड़ा कट जो आता हुआ दिखा। और कंटेनर कॉर्प जहां पर भी रिपोर्ट आई उसके चलते आपको 3.5-4% के आसपास की जो है गिरावट आती हुई दिखी। अब निफ्टी के अलावा अगर टॉप गेनर्स देखे जाएं तो उसमें आपको डिशमन कार्बोजन, एम्बर इंटरप्राइजेज, रिकोट और बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको अच्छी तेजी जो है आती हुई दिखी। 9%, 7%, 15% के आसपास की जो बड़ी तेजी यहां पर आती हुई दिखी। वहीं अगर आप निफ्टी के अलावा लूजर्स अगर आप देखें तो वहां पर आपको टिमकन इंडिया, आयन एक्सचेंज, एमआरपीएल और कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। हालांकि जैसा कि मैंने लगातार स्टार्टिंग में भी कहा कि जो निचले स्तर से जो मार्केट जो नेगेटिव थे वहां से बढ़िया तेजी के साथ मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ बंद होते हुए दिखे। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी ने आईआईटी बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए का दान दिया है। नीलेकणी ने यह डोनेशन इंस्टीट्यूशन से पास आउट होने के 50 साल पूरे होने पर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। नीलेकणी इससे पहले भी आईआईटी बॉम्बे को 85 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। उनके दोनों डोनेशंस को जोड़ें तो यह राशि 400 करोड़ रुपए हो जाती है। यह देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन को उसके किसी पूर्व छात्र की ओर से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन है। नीलेकणी ने 1973 में आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था। शेयर पंप और डंप के मामले में सेबी का अंतरिम ऑर्डर आया है और इस पर और डिटेल देने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश कुमार हमारे साथ हैं। ब्रिजेश, बताइए पूरी खबर क्या है? बिल्कुल, सेबी ने पंप और डंप के मामले में 134 लोगों पर पाबंदी लगाई है। सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता थे जिसको सेबी ने किंगपिन कहा है, हनीफ शेख नाम का व्यक्ति, उसके ऊपर आरोप है कि उसने करीब करीब 144 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया और इसमें 4-5 कंपनियों के जो शेयर थे उनमें पंप और डंप किया। यानी पहले शेयरों का बल्क में थोक में एसएमएस भेजकर लोगों से ये कहा जाता था कि ये शेयर बढ़ने वाले हैं, इनमें आप पैसे लगाइए, और लोग जब इन शेयरों को खरीद लेते थे और भाव चढ़ने लगता था तब जो इनके ही अपने लोग थे वो बेचकर ऊंचे भाव पर निकल जाते थे। इस तरह से कई चरणों में ये पूरी प्रक्रिया जो है इन लोगों ने की और सेबी के आदेश के मुताबिक 246 लोगों की सेबी ने जांच की थी और उसमें से 134 के खिलाफ ये रोक लगाई है। सेबी ने इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जांच में जो मुख्य जो साजिशकर्ता है जिसको कहा है उसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए सेबी ने फ्लाइट बुकिंग की डिटेल्स निकलवाई, वहाँ से उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैच किया, मेक माई ट्रिप और इंडिगो को चिट्ठी लिखी, उससे सबूत जुटाए। इसके अलावा जोमेटो और स्विगी जैसे जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ से भी जो खाना ऑर्डर किया था या जो चीज़ें ऑर्डर की थी वहाँ से भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैच करवाया और मैच करवाने के बाद उस जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए हैं। हालांकि ये अंतरिम आदेश है और इस मामले को लेकर बहुत सारे निवेशकों की जो है वो इसी बिजनेस पर उनकी शिकायत आती रहती थी कि इन कंपनियों में उन्होंने पैसे लगाए थे और डूब गए। जो कंपनियों के नाम हैं उसमें अगर आप देखें तो 7NR रिटेल नाम की एक कंपनी थी, इसके अलावा मौर्य उद्योग लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, GBL इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी थी, इसके अलावा कई और कंपनियां थी जिनके बारे में शिकायत आई थी। ये पूरा जो मामला था ये सितंबर 2019 से लेकर के और अक्टूबर 2020 के बीच का पूरा मामला था और लॉकडाउन के दौरान जो है बहुत बड़े पैमाने पर इसमें खेल किया गया, लेकिन बल्क में जो मैसेज थे ये सितंबर 2019 से अक्टूबर 2019 तक सर्कुलेट किए गए थे। आज सरकारी कंपनी कॉनकॉर के शेयर में भारी गिरावट देखी गई। ये शेयर 3.5% गिरकर बंद हुआ। आखिर ऐसा क्या हो गया, जानते हैं वरुण से। वरुण, कॉनकॉर में गिरावट की वजह क्यों?
देखिए कॉनकॉर के स्टॉक में आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिली और इसका सबसे बड़ा कारण है कोटक की रिपोर्ट। दरअसल कोटक ने इस पर एक रिपोर्ट निकाली है और स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। रेड्यूस से अब इन्होंने यहाँ पे बिकवाली का कॉल दिया है और प्राइस टारगेट 610 का दिया है। इनका कहना है कि जो एग्जिम रियलाइजेशन है उसमें 1% के आसपास की कटौती इन्होंने की है। कुल एबिटा का एस्टिमेट जो है उसमें 3% के आसपास की कटौती की है और FY24 में वॉल्यूम्स को लेके जो कहीं ना कहीं इनको डाउनसाइड रिस्क दिख रहा है और वो इसलिए है क्योंकि जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट इस कंपनी के ओवरऑल कारोबार में हो सकता है। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि 5 वर्षों में सबसे बड़ा प्राइस कट जो है वो कॉनकॉर ने इस बार लिया है। मई के महीने में कंपनी ने करीब 8 से 9% के आसपास अपनी कीमतें जो है वो घटाई है। सिर्फ यही नहीं, पिपावाव पोर्ट में जो एक्सपोर्ट प्राइसिंग है उसमें करीब 12% के आसपास की कटौती जो है वो ये कंपनी ने की है। और ये कंपनी को इसलिए करना पड़ा क्योंकि कंपनी लगातार अपना मार्केट शेयर जो है वो लूज कर रही थी। हालांकि ये प्राइस कट करने के बाद भी कंपनी के मार्केट शेयर में कोई बड़ा सुधार जो है वो देखने नहीं मिला है। इस कंपनी के जो तत्कालीन CMD है मिस्टर रामा जी, वो कहीं ना कहीं अक्टूबर में बाहर जाने वाले हैं और उनके जगह संजय स्वरूप जी आने वाले हैं। और दरअसल इनके जो तत्कालीन CMD है उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो अपने मार्जिन्स बढ़ाने पे था और मार्केट शेयर बढ़ाने पे नहीं था। इसके बावजूद इन्हें कहीं ना कहीं अपने प्राइस कट करने पड़े और इसके लिए कोटक ये मान के चल रहा है कि आने वाले दिनों में जब स्वरूप जी आएंगे तब शायद आपको कीमतों में और गिरावट देखने मिले और कमी देखने मिले, क्योंकि इसके पहले के जो CMDs रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है। तो प्राइसिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। आगे भी प्राइसिंग को लेके कोई निश्चितता नहीं है कि किस तरह का आगे प्राइसिंग होने वाली है इस कंपनी की तरफ से, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात जो इनको नज़र आती है। इसके लिए इन्होंने अपने जो एस्टिमेट्स हैं उनको भी काटा है और अब रेड्यूस से सेल का कॉल दे रहे हैं और 610 का लक्ष्य दिया है। इसके लिए आपने देखा कि कॉनकॉर के स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली इस रिपोर्ट के बाद। देश के अलग अलग हिस्सों में आदि पुरुष को लेकर गुस्सा जारी है। अब तो बॉलीवुड से ही इस फिल्म का विरोध शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी से फिल्म पर बैन लगाने की मांग तक कर दी गई है। आदि पुरुष पर सवाल जारी बवाल। आदि पुरुष विवाद पर डायरेक्टर की चुप्पी। मनोज मुंशी सर, पीएम मोदी से मांग बैन हो आदि पुरुष। फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग्स को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक और सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। फिल्म के डायलॉग इतने घटिया हैं कि सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं फिल्म में कलाकारों के लुक सोने की लंका को अंधेर नगरी जैसा दिखाने पर भी लोगों ने खासी आपत्ति जताई। में हम लोग कुरान को मानने वाले, रामायण को मानने वाले और बाइबल को मानने वाले, जिस तरह इस फिल्म में इस सनातनी धर्मों को अपमान करने का काम इस फिल्म जगत ने किया है, वक्त रहते हमारी सरकार से मांग है इस फिल्म को तत्काल बंद किया जाए। यही वजह है कि सोमवार को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज 16 करोड़ का कारोबार ही कर पाई। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर आदि पुरुष के निर्देशक ओम राउत से जी न्यूज संवाददाता ने फिल्म को लेकर सवाल करना चाहा, लेकिन ओम राउत पूरी तरह से चुप्पी साध गए। जो डायलॉग लिखे हैं आपने लिखे हैं। फिल्म के विवादित डायलॉग्स और किरदारों को लेकर उठ रहे सवालों से ओम राउत भागते नजर आए। मिस्टर राउत, बस इतना बता दीजिए सर क्या हुआ है। आपके ऊपर इल्जाम है। मनोज मुंशी सर, मेरे को फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। फिल्म आदि पुरुष एक ऐसी फिल्म है जिसके खिलाफ लगभग हर वर्ग और हर दल के लोग आवाज उठा रहे हैं। फिल्म के डायलॉग्स और किरदारों के लुक से लोगों को काफी आपत्ति है। यही वजह है कि लोग इस फिल्म को बैन करने या फिर आपत्तिजनक दृश्यों और डायलॉग्स को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि फिल्म मेकर्स ने विवादित डायलॉग्स हटाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा, लेकिन फिल्म के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखते हुए लगता है कि शायद अब देर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZeeIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजिए। नमस्कार।